15 से 18 साल के बच्चों को आज से टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर अब तक करीब 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किए जाने का ऐलान किया था। देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में पहले से ही बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। भोपाल में ओबीसी महासभा नाम के संगठन ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की और ये लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलने के विरोध में सड़कों पर उतरे। लेकिन पुलिस ने ओबीसी महासभा से जुड़े इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, मगर पुलिस की सख्ती के आगे इनकी एक नहीं चली और प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां मौजूद बसों में बिठाया जाने लगा। जो लोग नहीं माने उन्हें पुलिस वाले टांग कर ले गए। हिरासत में लिए जाने के बाद भी इन लोगों ने प्रदर्शन बंद नहीं किया और कुछ लोग बस की खिड़कियों से लटककर नारेबाजी करने लगे। हमारी मांगे है पंचायत राज चुनाव में आरक्षण बहाल करो। इस संगठन ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो वो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे ताकि पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिलाया जा सके। लेकिन कुछ रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि इस समुदाय को पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा और ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जनरल कैटेगरी में ही मानी जाएंगी। लेकिन मौके की ताक में बैठी कांग्रेस ने भोपाल में ओबीसी महासभा पर हुई इस कार्रवाई के बहाने राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया और एक ट्वीट कर शिवराज सरकार को ओबीसी विरोधी बता दिया। विपक्ष के हमले तेज हुए तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह सरकार के बचाव में सामने आए और ये बताया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक पावर प्लांट के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और ये बताया गया कि ये लोग पक्की नौकरी की मांग के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। जो पुलिस को देखते ही ऐसा भड़के मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया हो। लोगों ने आव देखा न ताव, जो कुछ हाथ लगा उसी से पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने वहां मौजूद बसों पर लाठियां चलाई तो किसी ने आगजनी कर दी। जब पुलिस ने भीड़ को संभालने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले फैक्ट्री के अंदर घुसते हुए दिखाई दिए। कुछ जवान वहाँ मौजूद एक कमरे में अपनी जान बचाने के लिए घुसे तो उन लोगों ने डंडू से उसकी खिड़की के शीशे को चकनाचूर कर दिया। चाहे आज सीएम साहब को आना पड़े, चाहे पीएम साहब को आना पड़े, हम हटने वाले नहीं हैं। इस हंगामे की वजह से वहां और पुलिस बुलाने की नौबत आ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की धार से वार किया गया। इन लोगों ने अचानक पत्थरबाजी चालू कर दी और जिससे वहां पे स्थिति थोड़ी खराब हुई थी। जिले के कलेक्टर ने दावा किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला पीएम ने रिमोट का बटन दबाकर रखी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होते ही कार्यक्रम में आए लोगों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। शिलापट का अनावरण। इसके बाद वहां एक वीडियो चलाया गया जिसके जरिए इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से राज्य के खिलाड़ियों को होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। साथ ही खिलाड़ियों के कौशल को निखारने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री मेरठ पहुंचे तो उनका सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया तो पीएम ने भी कार के अंदर से ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही।
पर जा रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने वहां लगाई गई एक प्रदर्शनी देखी। इस दौरान वहां मौजूद एक अधिकारी ने मेरठ में बनने वाले खेल से जुड़े उत्पादों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी, जबकि इस प्रदर्शनी के एक स्टॉल पर उन्होंने एक मशीन की मदद से कसरत भी की। दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं, फिट इंडिया की मिसाल। इसके बाद उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल देखा और उसके बारे में अधिकारी से बात की। इस शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों से खिलाड़ियों को भी बुलाया गया, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। जितने भी हमारे खेल के जो प्रतिभागी हैं, यहाँ के अपनी प्रतिभा का और अपने भविष्य का इतिहास रच के जाएंगे। 700 करोड़ की लागत से बनने वाली इस यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेरठ दौरे पर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने खिलाड़ियों के अनुभवों के बारे में उनसे पूछा, जिसके जवाब में खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देने पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में वो लोग राज्य के 75 स्कूलों में जाकर वहां छात्रों को खेलों के लिए जागरूक करें। साथ ही उन्होंने इन खिलाड़ियों से अपील की कि वो छात्रों को फिटनेस के बारे में भी जरूरी बातें बताएं। ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हो रहे हैं। आप लोग 75 स्कूल में जाइए, बच्चों को न्यूट्रिशन के विषय में बताइए, फिटनेस के विषय में बताइए। इराक की राजधानी बगदाद में सैकड़ों लोग 3 जनवरी 2020 को हुए ड्रोन हमले का विरोध करने इकट्ठा हुए और इस हमले में इराक की सेना ने टॉप कमांडर की मौत हो गई थी, जहां पर 2 साल पहले हुए इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया गया था। और इसलिए विरोध में जुटे लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वहां जमीन पर अमेरिकी झंडे की पेंटिंग बनाकर उसे पैरों से रौंदा गया। इस दौरान उन लोगों के हाथ में अलग अलग झंडे भी नजर आए। इसके बाद वो लोग एक कार के पास इकट्ठा हुए, जहां हमले में शहीद हुए सेना के अधिकारियों की तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जलाई गई। बताया गया कि वो कार हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद उसे अमेरिकी हमले की याद में वहीं रखा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की एक बच्ची पर हमला बोल दिया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 5 आवारा कुत्ते सड़क पर गिरी बच्ची को चारों तरफ से बुरी तरह नोचते और काटते दिखाई दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना 1 रोज पहले यानी 1 जनवरी शाम 4:15 बजे की है। जो वीडियो सामने आया उसमें वो बच्ची सुनसान सड़क पर कुत्तों के झुंड से बचने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन आवारा कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बच्ची डर के मारे रुक गई और कुत्तों से बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लगी। इतनी देर में झुंड के 5 कुत्तों ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो बच्ची वहां से निकल पाती, कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले की वजह से वो बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके गिरते ही कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। कुत्ता ने पकड़ लिया, उसको झंगोर डाला। थोड़ी देर तक तो कुत्तों का झुंड उस बच्ची को नोचता और काटता रहा और वो बच्ची सड़क पर उन कुत्तों के बीच बेबस पड़ी रही। और देखने से ऐसा लगा जैसे आवारा कुत्ते और बच्ची की जान ही ले लेंगे, लेकिन तभी बच्ची के रोने और चीखने की आवाज सुनकर वहां एक आदमी दौड़ता हुआ पहुंचा, जिसने बिना वक्त गवाए कुत्तों को पत्थर मारकर वहां से भगाना शुरू किया। देखते ही देखते सारे कुत्तों ने उस बच्ची को छोड़ दिया, जिससे उसकी जान बच गई। मैंने अचानक से देखा तो मैंने दौड़ लगा के आया और कुत्तों को पत्थर मार के भगाया उनको। कुत्तों के भागने के बाद वो बच्ची वैसे ही सड़क पर लेटी रही, लेकिन बाद में वो खड़ी हुई और फिर रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। फौरन उस इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की एक टीम ने इलाके में घूम रहे कई आवारा कुत्तों को पकड़ा और उन्हें गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। और उत्तर अफ्रीकी देश सूडान में पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस सख्त हो गई। दरअसल वहां सेना की ताकत में इजाफा करने वाले एक बिल पर कई दिनों से बहस छिड़ी है, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने खर्तूम की सड़कों पर उतरे। लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिससे वहां हालात बिगड़ गए।
هنفضل نناضل لحد ما نجيب الدولة المدنية. इस प्रदर्शन के लिए खरतूम के अलावा आसपास के इलाकों में भी भीड़ जुटी, जहां लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रजातंत्र को बचाने की अपील करते दिखाई दिए। सुरक्षा बल ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। खबर तो यह है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसकी भनक लगते ही सेना ने कार्रवाई शुरू की और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 और कई ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। सेना के मुताबिक मारा गया आतंकी पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट का हिस्सा है और घुसपैठ की इस कार्रवाई के पीछे भी इसी टीम का हाथ था। हालांकि सेना की चौकसी से पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे नाकाम हो गए। और जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। यहां इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में घरों की छतों से लेकर पेड़ पौधों तक सब कुछ बर्फ से ढका हुआ नजर आया। वहां की सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमा हो गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से काम पर लगाया गया। वहां कई मशीनें सड़क से बर्फ हटाने में जुटी हुई दिखाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले लिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच ममता सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। नए दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही एक समय पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा बाजारों, सिनेमा घरों और थिएटर में भी यही नियम लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि वो कहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन सीएम के गोरखपुर या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है, जिसे लेकर अभी से अयोध्या के साधु संत काफी उत्साहित हैं। हम लोगों का विश्वास है कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या का स्वरूप में और निखार आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर विपक्ष ने कटाक्ष किया। अभी भी सोच रहे हैं कि हम कहां से लड़े ना लड़े, तो वो क्या उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, पहले तय तो कर ले वो। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कोहली अपने 100वें टेस्ट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। आप लोगों के सामने उनके 100 टेस्ट मैच के पहले लेके आएंगे और बड़ी धूमधाम से होपफुली आप लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। हरियाणा की भिवानी में खनन की जगह जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र किनारे पिकनिक मनाने पहुंचे 4 लोग समंदर में डूब गए, जिनमें 2 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। खबर है कि ये चारों ओडिशा के रहने वाले थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें सुबह से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कई दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली में नए साल पर कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया। 31 दिसंबर को जहां 1796 केस सामने आए थे, वहीं 1 जनवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 2796 पर पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से ना घबराने और कोरोना नियमों का पालन करते रहने की अपील की। केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। देश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। वहीं यूपी के वाराणसी में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई, जिसका सामना प्रयागराज और अयोध्या में भी लोगों को करना पड़ा। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद राज्य सरकारें और सतर्क हो गई हैं। वो इस मामले में अब कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सीएम गहलोत ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। स्कूल 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 100 कर दी गई है। बैंड, घोड़ी, लाइट वेटर को इस संख्या से अलग माना जाएगा। शादी के लिए कलेक्टर, एसडीएम की इजाजत लेनी होगी। साथ ही शादी आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों का मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विदेश से लौटने पर कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। माना यह जा रहा है कि राज्य के ब्राह्मण समुदाय के वोटरों को साधने के मकसद से यह अखिलेश यादव ने दांव चला है, जिसके लिए उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए गए परशुराम के मंदिर में पूजा की और मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चार के बीच अखिलेश यादव की पूजा करवाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने वहां एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बाबा मुख्यमंत्री कभी कहते 5 लाख नौकरी दी, इनके जो विज्ञापन है वो कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस हमले का जवाब राज्य के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिया। बीजेपी वादे भूलती नहीं, बल्कि जो वादे नहीं भी करती है उनको पूरा करने का काम करती है। एक दिन पहले अखिलेश ने महंगाई के मुद्दे पर रैली कर मौजूदा सरकार को घेरा था। हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर कार्निवाल की शुरुआत हो गई और 2 साल बाद राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। ये विंटर कार्निवाल अगले 5 दिनों तक यानी कि 2 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 150 से ज्यादा स्थानीय महिला मंडल और देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। विंटर कार्निवल की शुरुआत होते ही वहां परेड भी निकाली गई, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कुछ छात्र यहाँ पर पहुंचे और जो है कार्निवल में भाग ले रहा है, इनसे जाते हैं कैसा लग रहा है आपको मनाली आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, नया एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। कार्निवल की शुरुआत करने से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली की देवी हडिम्बा की दरबार में पूजा की। इसके बाद उन्होंने कार्निवल परेड में भाग लेने आए प्रतिभागियों की झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उम्मीद करते हैं कि ये कोविड का दौर समाप्त होगा और हम ऐसे कार्यक्रम जो खासतौर से हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं उनको और भी बेहतर ढंग से मना सकते हैं। इस विंटर कार्निवल परेड में हिमाचल की संस्कृति के रंग के साथ अलग अलग राज्यों की कला भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए एक मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। आरोप यह है कि सरकारी जमीन पर बाल मुकुंद चौरसिया और संतोष सिंह उर्फ शुभम चौरसिया नाम के 2 बदमाशों ने कब्जा कर उस पर मकान बना दिया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस भी दिया गया। लेकिन जब दोनों बदमाशों ने जमीन खाली नहीं की तो प्रशासन की एक टीम ने अवैध तरीके से बनाए गए उस मकान को खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से ढहा दिया। खुदाई करने वाली एक मशीन मकान को आगे की तरफ से तो दूसरी मशीन पीछे की तरफ से उसे तोड़ने में जुट गई। पहले मकान का पिलर तोड़ा गया और फिर थोड़ी ही देर में मकान की छत ढह गई। इस बीच प्रशासन की इस कार्रवाई को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। यही नहीं, कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन और पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि जिस सरकारी जमीन पर बदमाशों ने कब्जा कर रखा था उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। वो यूपी के बस्ती में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। जन विश्वास यात्रा बलिया से चलकर आज बस्ती में खत्म होगी। जेपी नड्डा बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद जेपी नड्डा दोपहर में लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग का विवाद जल्द सुलझने के आसार कम हैं, क्योंकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैटेगरी के लिए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी का नियम बिल्कुल सही है, जिसका जिक्र उसने कोर्ट में दिए अपने हलफनामे भी किया और कहा कि 2021 और 22 के दाखिले के लिए इस नियम को बरकरार रखा जाए, जबकि 2022 और 2023 में होने वाले दाखिले के लिए नियम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यानी EWS कैटेगरी के छात्रों ने घरेलू संसाधन जैसे घर, फ्लैट, खेती की जमीन को लेकर नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन सालाना आमदनी की सीमा 8 लाख रुपए ही होनी चाहिए, जिससे यह साफ है कि केंद्र अपने पुराने नियम में कुछ खास बदलाव करने के मूड में नहीं है। असल में केंद्र ने नीट पीजी में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया है, जिनके परिवार की कुल सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने 8 लाख रुपए सालाना आमदनी के नियम पर ही सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये सीमा बहुत ज्यादा है, जिस पर अदालत ने सरकार से इस पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था।
और मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सिलेंडर में हुए जोरदार धमाके में 5 लोग घायल हो गए। ये घटना शहर के खाक चौक चौराहे पर हुई, जहां हर रविवार सैर सपाटा मेला लगता है। बताया गया कि मेले में एक गुब्बारे वाला भी मौजूद था, जो गुब्बारा बेचने के लिए अपनी दुकान लगा रहा था। तभी उसका सिलेंडर जोरदार आवाज के साथ अचानक फट गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी वजह से पास की एक दीवार टूट गई। पास में ही खड़ी एक कार को भी नुकसान पहुंचा। पानी की एक टंकी भी जगह जगह से टूट गई और इस घटना के बाद फौरन पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बताया गया कि हाइड्रोजन गैस में गलत मिश्रण की वजह से ये धमाका हुआ। इस धमाके में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 8 साल के एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है। वहीं धमाके के बाद गुब्बारा बेचने वाला आदमी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। लगभग 6:10 पर एक बड़ा धमाका हुआ। गनीमत थी कि उस समय यहाँ लगभग न के बराबर लोग थे। कुछ बच्चे थे जिनको चोट लगी है। कन्नौज में तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। यूपी के कन्नौज में इत्र व्यापारी और एसपी नेता पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। आईटी विभाग के कई अधिकारी पुष्पराज जैन के घर पर मौजूद रहे। खबर है कि इस दौरान दर्जनों ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए, जिनसे एसपी नेता की मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में आम आदमी पार्टी के एक रैली में शामिल हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। जानबूझ के इन लोगों ने हमें अनपढ़ रखा। 5 साल में अगर दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिया तो यूपी में नहीं हो सकते थे। देश भर में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1,525 मरीजों का पता चला, जिसके सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और फिर दिल्ली से सामने आए। मौसम विभाग ने दिल्ली में 5 और 6 तारीख को बारिश होने की संभावना जताई, जिससे राजधानी के तापमान में कमी होगी और लोगों को और ठंड का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली का जो क्लाउडी और जो भी रेन या ड्रिजिल वो जारी रहेगा और 5 से 6 होगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला कोर्ट में सफाई कर्मी, ड्राइवर और चपरासी के 20 पदों के लिए 6,000 लोगों ने आवेदन दिया है। मतलब ये कि एक पद के लिए 300 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। हैरानी की बात ये है कि इनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर MBA की पढ़ाई कर चुके नौजवान भी शामिल हैं। काय का इंटरव्यू है आज? वही चपरासी का। फिर इंटरव्यू हुआ आपका? अभी नहीं हुआ, बहुत देर से। कितना टाइम हो गया? सुबह 6 बजे से आया हूँ। जब से आप लाइन में लगे हो? सब लोग। जिला कोर्ट में चपरासी, ड्राइवर और सफाई कर्मी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इंटरव्यू देने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े रहे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे एक लड़की ने तो सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान नहीं देने का आरोप मढ़ दिया। पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया, मतलब कि सरकार अपने कामों में इतनी व्यस्त रहेगी, उसने बेरोजगारों की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इस वजह से आज इतनी भीड़ देखने को पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज मार्केट के नाम से मशहूर गाड़ियों के स्क्रैप मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आरोप है कि इस मार्केट में राज्य के अलग अलग शहरों से चोरी कर गाड़ियां लाई जाती थी और फिर उनके पुर्जों को अलग करके बेचा जाता था। मोतीगंज मार्केट है मेरठ का और यहाँ देश भर से चोरी की हुई गाड़ियाँ आती थी और मिनटों में उनकी कटाई होती थी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान सोतीगंज मार्केट का जिक्र किया। ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। वहीं सोतीगंज मार्केट के बंद होने से वहां काम करने वाले लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोनिया गांधी ने चिंता जताई। इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। साथ ही सीएम ने भरोसा दिया कि सरकार इस महामारी और नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऊपर की 50% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है, यानी इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की वजह से अब सख्ती देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए चेकिंग अभियान आधी रात को भी जारी रखा, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने बगैर मास्क लगाए
नजर आए लोगों को न सिर्फ रोका बल्कि उनके चालान भी काटे गए। इसके लिए पुलिस की एक टीम ने बैरिकेडिंग की, जिससे गुजरने वाली हर गाड़ी की अच्छी तरीके से तलाशी ली गई। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान बगैर किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने फटकार भी लगाई। ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी पर इराक में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए गए। कासिम सुलेमानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स के कमांडर थे, जिन्हें 2 साल पहले अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया था, जिसकी दूसरी बरसी पर इराक की राजधानी बगदाद में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अमेरिका के झंडे जलाए और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीरों के साथ इकट्ठा हुए और एक रैली निकाली। बताया गया कि इस प्रदर्शन के लिए ईरान के समर्थन वाले समूह ने पूरी ताकत झोंक दी और इराक के अलग अलग इलाकों से भारी भीड़ जुटाई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से इराक छोड़कर जाने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर बीच सड़क पर एक कार में अचानक से आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। ये बताया गया कि उसमें मौजूद लोग आग भड़कते ही अपनी जान बचाने के लिए कार से कूद पड़े और उसके पीछे देर बाद ही लपटू ने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया, जिसकी वजह से कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस मंजर को देखकर आसपास के गुजरने वाले लोग भी घबरा गए। ये बताया गया कि गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से पहले उससे धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर अचानक उसने आग पकड़ ली। गनीमत रही कि इसमें किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां हादसे के बाद सड़क पर बिखरे पड़े गन्ने को लूटने के चक्कर में लोगों ने जाम लगा दिया। बताया यह गया है कि यह गन्ना एक ट्रक में लदा था, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से वो सड़क पर बिखर गया। इसके बाद तो लोगों ने सड़क पर पड़े गन्ने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी खड़ी कर इत्मीनान से गन्ना बटोरा और फिर वहां से आगे बढ़े। दूसरे लोग भी पीछे नहीं रहे। हालात ऐसे हो गए कि वहां पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा, लेकिन मुफ्त का गन्ना बटोरने की चाहत ऐसी थी कि लोगों में पुलिस का डर भी नहीं दिखा। हालांकि इस वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में किसी तरह गन्ने के ढेर को एक किनारे हटाया गया, तब जाकर जाम से निजात मिली। हरियाणा की जींद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ये लैंडिंग जींद के नरवाड़ा कस्बे के एक खेत में कराई गई और बताया गया कि सेना का ये हेलीकॉप्टर भटिंडा से दिल्ली की तरफ जा रहा था। तभी उड़ान के समय हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सेना के 4 जवान मौजूद थे, जो सुरक्षित बताए गए। खेत में अचानक सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग देखकर वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर को ठीक कर उसे वापस भटिंडा भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 महिला नक्सली समेत 44 नक्सलियों ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। वहां नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशासन ने नई सुबह नई शुरुआत नाम से एक योजना की शुरुआत की। इसी योजना के तहत नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने चिंता गुफा के करी गुंडम गांव के में एक कैंप लगवाया, ताकि गांव और आसपास के रहने वाले नक्सली प्रशासन की तरफ से लगाए गए कैंप में आकर आत्मसमर्पण कर सके। प्रशासन की इस पहल का असर ये हुआ है कि करी गुंडम गांव के रहने वाले 9 महिला नक्सली समेत 44 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों के कैंप में सरेंडर के वक्त बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उनसे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर आलाकमान कहेगा तो वो गृह मंत्रालय का पद छोड़ने को तैयार हैं। ਛੱਡਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜਨਾਬ ਸੌਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਬਣੋ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਂ। ग्लेन मैकग्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा सिडनी में पिंक टेस्ट मैच से पहले ही कोरोना की चपेट में आ गए। पिंक टेस्ट एशेज सीरीज का ही हिस्सा है, जो ग्लेन मैकग्रा की पत्नी की याद में खेला जाता है। ड्रग्स मामले में
फरार चल रहे अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया नए साल के मौके पर एक दिन पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दिखाई दिए, जिनकी तस्वीरें यूथ अकाली दल ने सोशल मीडिया पर शेयर की। पंजाब पुलिस मजीठिया की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच कई घंटों तक चली मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2 अलग सड़क हादसों में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों बसें मनाली से लौट रही थी, तभी तेज मोड़ पर एक बस बेकाबू हो गई और सड़क से कई फीट नीचे गिरकर पलट गई। मतलब सर नॉर्मल है, कोई गल नहीं, कोई जानी माली नुकसान नहीं है। हादसे के बाद उसके पीछे आ रही एक दूसरी बस भी बेकाबू होकर पलट गई। इस बस में भी मनाली से लौट रहे सैलानी सवार थे। हादसे के बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सारी एम्बुलेंस मरीज रिसीव करके हॉस्पिटल पहुंच गए। अमेरिका के न्यू मैक्सिको से एक